आप मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? एक और कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि मतलब लोग जैसे ही सुनते 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न बन गई, तो लोगों के दिमाग में सीधे आता है 8,000 करोड़ रुपए, और इसको देख करके बहुत अधिक इंचैंट हो जाते हैं वो। तो ये जो वैल्यूएशन का गेम है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इसके बारे में आप बताएं। नमस्कार, मैं अनुराग दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने शो टॉक्स ऑफ लेजेंड्स में। आज हमारे शो के मेहमान वो बन रहे हैं जो सच में आपके लिए बेहद जरूरी है अगर आप कोई स्टार्टअप चला रहे हो तो, क्योंकि स्टार्टअप चलाने में सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है हर स्टार्टअप फाउंडर की कि कैसे फंड रेज किया जा सके। तो हमारे पास जुड़ चुके हैं हिमांशु जैन जी। हिमांशु जैन जी कौन है? तो हिमांशु जैन जी स्टार्टअप फ्रैटर्निटी को बहुत ही लंबे समय से सर्व करते आ रहे हैं और अभी फिलहाल गणेश वेंचर के साथ जुड़ करके लोगों को फंड दिलाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत ही मजा आने वाला है इस एपिसोड में, क्योंकि आप सीखेंगे कि कैसे आप एक स्टार्टअप को एक सफल स्टार्टअप बना सकते हैं और साथ ही साथ उस स्टार्टअप के लिए फंड रेज भी कर सकते हैं। हिमांशु भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मुझे सबसे पहले यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड आई एम श्योर कि आज का जो एपिसोड है बहुत ही मज़ा आने वाला है और ऑडियंस को भी बहुत कुछ समझ में आने वाली है। ऑडियंस बहुत कुछ सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑडियंस है जो अपना स्टार्टअप चला रहे हैं या स्टार्टअप खोलने की एक ख्वाहिश लेके बैठे हुए। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसको सबसे पहले किन चीज़ों पे काम करना चाहिए? मैं इसको ना थोड़ा रिलेट करते हुए बताऊंगा अपने जैसे ही, क्योंकि मेरे को भी शुरुआत में ना स्टार्टअप का आइडिया नहीं आ रहा था। सबसे पहला तो काम यही होता है कि आइडिया चाहिए अपने को। तो अपना माइंडसेट ना अपॉर्चुनिटिस्टिक पे शिफ्ट करना होता है। हम जनरली प्रॉब्लम देख के ना उन्हें कह रहे होते हैं यार ये सही करना होगा, ये नहीं चल रहा, ये क्यों नहीं चल रहा। हमें ये इससे शिफ्ट करके हमें इस पे आना होगा कि क्या इससे मैं सही कर सकता हूँ। जिस चीज में भी दिक्कत आ रही है स्पेशली अपनी डेली लाइफ में, उस पर ट्राई आउट करो क्या इसे मैं सही कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज यही होती है कि अपना आइडिया जो चीज तुम सॉल्व करना चाह रहे हो उसे ढूंढो, उसे पकड़ो। नहीं मिल रहा कोई टेंशन नहीं, टाइम लेता है, मेरे को 1 साल लिया, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। लोगों को और टाइम लेता है। सबसे पहली चीज तो होती है आइडिया ही, कि आइडिया आ गया। दूसरी चीज मैंने देखी, यहाँ पे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि यार कोई ऐसा आइडिया मिले जो बहुत ही रॉकेट साइंस टाइप का हो। क्या ये जरूरी होता है या कुछ नॉर्मल आइडियाज पे भी काम करके कुछ बड़ा किया जा सकता है? इसमें मैं अभी रिसेंटली सुबह आते समय यहाँ पे एक लाइन पढ़ता था स्टीव जॉब्स की। तो कहते हैं कि अक्सर फर्स्ट टाइम फाउंडर्स को आइडिया आता है कॉम्प्लेक्स, और वो कहते हैं कि ये रॉकेट साइंस आइडियाज है। ट्रू। और कहता है जब वो उन पे काम करते जाते हैं ना, वो एक्चुअल में सिंपल आइडिया होता है जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो रॉकेट साइंस आइडिया कभी भी प्रॉब्लम एट अ ग्रेटर स्केल पे सॉल्व नहीं कर सकता। होता आइडिया छोटा ही है, होता आइडिया सिंपल ही है, वो धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स दिखता है मे बी, लेकिन वो होती चीज बहुत सिंपल ही है। तो एज सच में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, चीज वही सिंपल है, बस मुझे दिक्कत आ रही है मैंने सॉल्व कर दी है, बस ये चीज है। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। सो अभी जैसे हम उस पर बात कर रहे थे कि आइडिया सबसे पहले आ गया। अब दूसरी चीज मैंने जो देखी है ना कि लोग आइडिया आने के बाद ये कहते हैं कि अपने पे लाखों करोड़ों का आइडिया है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, ये नहीं। और जनरली जब वो उस पर काम करते हैं 6 महीने, फिर उन्हें पता लगता है शेयर कर भी दिया तो मेरे को पता है कितनी मेहनत लग रही है, कोई कर ही नहीं पाएगा। तो सेकंड स्टेप यही है, काम करो उस पर, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता। तो पहला स्टेप आइडिया आना, दूसरा स्टेप होता है काम करना। अब इस जर्नी पे भी लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबसे जो आपने भी शायद अपने एक लिंक्डइन पोस्ट में बताया था कि सबसे पहले ही कंपनी बना ली, सबसे पहले कि अपने को तो फंड मिल ही जाएगा, ये सब चीजें हो ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन उसको स्ट्राइक ऑफ करवाया, हाँ, बताया अभी आपको। तो एक्चुअल में वैसी चीजें होती नहीं है रियलिस्टिक वर्ल्ड में। तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। तुमने एक प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करी है, अभी वो एक ऐसा कह सकते हो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है। ट्रू। जब कुछ बन जाएगा, एग्जीक्यूट करोगे, तब वो प्रोजेक्ट बनेगा। ट्रू। जब कस्टमर आ जाएंगे तब वो बिजनेस बनेगा। तो जब तक बिजनेस नहीं है तो इनकॉर्पोरेशन वगैरह क्या करा रहे हो? सही बात है। तो पहले कस्टमर को लाओ, कस्टमर से पूछो कि वो ले रहे हैं नहीं ले रहे, यूजर्स लाओ, फिर इनकॉर्पोरेशन वगैरह की साइड जाओ थोड़ा। ट्रू। तो इस चीज को देखना चाहिए। एक चीज जो क्लियर हो गई कि जब आप बिजनेस बिल्ड करो तो फिर इनकॉर्पोरेशन के बारे में हाँ, दैट्स अमेजिंग। क्योंकि जरूरी नहीं तुम कंपनी कर रहे हो, तुम सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ भी कर सकते हो।
तो बिजनेस पे इन लीगल चीजों में फंसना चाहिए, वरना एट द एंड में बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस पे करते चलोगे। जैसे मैंने खुद ही लाखों रुपए पे करके यार नॉन कॉम्प्लाइंसेस की वजह से पे करने पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस, पता नहीं थी चीजें। और उस समय मैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप भी बनाता तो काम चल जाता, बट मुझे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की चुल पड़ी थी। एग्जैक्टली, ट्रू, नया शौक होता है। और चौथी चीज होती है टीम। टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी अगर तुमने एग्जीक्यूट कर लिया, मैं लेके चल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट से हम प्रोजेक्ट पे आ गए, प्रोजेक्ट से हम बिजनेस पे आ गए। अब बिजनेस को बड़ा टीम ही करती है, हम अकेले कभी नहीं करते। बिजनेस इज नॉट अ सिंगल मैन शो, वो चीज रहती है, क्योंकि तुम्हें कस्टमर्स को भी सर्व करना है। शुरुआत में सबको तुम्हें करना पड़ेगा, लेकिन एट द एंड तुम्हें चीजें डेलीगेट करनी आनी चाहिए, जो कि लोगों को आती नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ 4 चीजें हैं जो कि एक कॉन्सेप्ट से लेकर एक स्केलेबल बिजनेस, जो कि टीम वाला जो पार्ट आ जाता है, वो स्केलेबिलिटी के लिए आ जाता है। तो वहां तक चीजें इंश्योर करनी चाहिए। और भी कई सारी चीजें होती है, बट ऊपर से देखा जाए तो ओवरऑल ये चीजें हो तो बाकी सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्या बात है। तो वो चीज, मतलब इन 4 चीजों पे अगर लोग काम कर ले तो फिर बाकी चीजें शॉर्ट आउट हो जाती। हाँ, वो जर्नी के दौरान चीजें पता लग जाती है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम आती है लोगों को कि जैसे किसी ने अपना स्टार्टअप का आइडिया, वैलिडेशन सब कुछ कर लिया उन्होंने, अब बिजनेस भी बिल्ड करना शुरू कर लेते हैं वो, तो लोगों के मन में अब एक चीज क्या पता क्यों कैसे ये आ चुकी है कि अब लोगों को लगता है कि जब तक हमारे पास कोई बाहरी फंडिंग नहीं होगी ना, तब तक हम अपना बिजनेस बना ही नहीं सकते। और इस चक्कर में वो सिर्फ फंड पे लगे रह जाते हैं, और बिजनेस का जो कोर है, जहां से वो पैसे बना सकते थे, जहां से वो पैसे बना करके आने वाले समय में वीसीज को या जो भी एंजल इन्वेस्टर्स को उनको दिखा सकते थे, वो उससे फोकस हटा के कंप्लीटली फंड रेजिंग पे लग जाते हैं। इस बारे में आपके क्या ख्याल है? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है जो आपने बताई। अभी कई जो व्यूअर्स होंगे हमारे में भी, उनको भी ये चीज पता नहीं लग रही होगी कितनी बड़े स्केल पे होती है ये। सही बात है। मेरे पास कई स्टार्टअप्स ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें फंड दिला दो फिर हमारा चल जाएगा। फंड चलाने के लिए नहीं होता, फंड तो स्केल करने के लिए होता है। मैं हर अपने सेशन में जब भी कोई चीज में स्टार्टअप से इंटरेक्ट करता हूँ तो एक चीज बोलता हूँ कि पैसा तुम्हें बनाने के लिए नहीं चाहिए, पैसा तुम्हें बढ़ाने के लिए चाहिए। ट्रू। तो बनाओ पहले, जब बढ़ाने का टाइम आएगा तब पैसा उठाना। सही बात है। तो वो चीज का यहाँ पे बहुत ध्यान रखना होता है कि अपने पास वीसी हो, कोई भी इन्वेस्टर हो, उसका पैसा तुम क्या इतने क्रेडिटेबिलिटी है तुम्हारी, क्या तुम इतने ट्रस्टवर्दी हो, तुमने ऐसा कुछ दिखाया है? अगर दिखाया तो तुम्हें कोई भी दे देगा। इनफैक्ट तुम अपनी फैमिली से रेस कर लोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन बात यह है कि क्या तुमने अभी वो चीज प्रूव करी है, क्या तुम्हारे पास कस्टमर्स है? क्योंकि कोर तो बिजनेस का वही है, धंधा सिंपल सी बात है कि मेरा कस्टमर मेरे को पैसा दे रहा है, मैं मार्जिन कमा रहा हूँ, मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है, बात सिंपल सी। तो धंधे का कोर तो वही है। अब वो अलग चीज है कि कैसे लेके जाना है, बूटस्ट्रैप या फिर फंडिंग या कैसे चीजें जाएंगी, लेकिन पहले बनाओ तो सही कुछ। एग्जैक्टली, मतलब धंधा से अपना फोकस मत हटाओ। हाँ। धंधा तो बनाओ, ऑब्वियसली जो भी बिजनेस बनाना चाहते हो वो बिजनेस उसके अराउंड बिल्ड करो, और फिर लोगों के नोटिस में आप अपने आप आने लग जाते हो अगर आप कुछ चीजों को बेहतर बना रहे हो तो। और अगर नोटिस में नहीं आ रहे हो तो यकीन मानो कि अपने आइडिया को दोबारा से वैलिडेट करने की जरूरत है, जहां तक मुझे समझ में आता है। ये बहुत सही चीज है। इनफैक्ट इसी में एक ऐड ऑन करूंगा कि मैं एक मतलब मेरे भी मेंटोर्स हैं, तो मैं एक वन ऑफ माय मेंटोर से इंटरेक्ट कर रहा था। अभी उन्होंने मतलब अपना सीरीज ए रेस करा अराउंड 60 करोड़ का। तो वो मेरे को बता रहे थे, कहते कि जो उनके पहले इन्वेस्टर थे ना, उनके कस्टमर थे। कहते उन्होंने कस्टमर को रीच आउट करा, कुछ कस्टमर्स उनमें से इन्वेस्टर निकले, उनको सर्विस पसंद आई, तो उन्होंने उनको अप्रोच करा कि मेरे को कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो क्या मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो ऐसे करके कंपनी ने पहला राउंड रेस करा था। तो अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने फोकस तो बिजनेस पे करा था, फंड अपने आप चल के आया। तो वही चीज है। ट्रू। मामा अर्थ के साथ भी यही हुआ था। उन लोगों ने पहले वो प्रोडक्ट देखा, साबुन उसका इस्तेमाल हो रहा था घर पे, तो उसे लगा कि ये है क्या है, कॉल लगा के पता किया, तो फिर बिजनेस समझ में आया और फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करा उन लोगों ने। तो द थिंग इज दैट कि आप जब बिजनेस बिल्ड करते हो, लोगों के नोटिस में आना शुरू कर देते हो और फिर आपको फंड भी मिल जाता है। दैट्स अ पार्ट। आप फंड को ये नहीं मान सकते हो ये होगा तभी हम कुछ करेंगे। हाँ, exactly. अगर नहीं मिला तो मतलब आप बस्ट आउट हो जाओ, खत्म कर दो, आप अपने विजन्स को ही छोड़ दो। सिंपल सी बात है कि आपको बिजनेस बिल्ड करना है एट एनी कॉस्ट, राइट? एग्जैक्टली। और उसके लिए आप बूटस्ट्रैप से करो या फिर उसके लिए आप फ्रेंड्स एंड फैमिली का सहारा लो अगर फंडिंग नहीं मिल पा रही है तो। लेकिन जब इन सारी चीजों के साथ जब आप आगे बढ़ोगे, जब आपके बिजनेस में थोड़ा ग्रोथ दिखेगा, तो बाहर से भी लोग आ जाते हैं आपके साथ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, एक और चीज, जैसे कई बार क्या होता है ना कि बिजनेस वो बिल्ड कर रहे होते हैं, अभी कई तरीके के बिजनेसेस आ चुके हैं, लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स का जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ दिख रहा है। अब ये वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, जो मैं पर्सनली रीड कर पाया हूँ कि ये वैसे बिजनेस में नहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं जो कैश बर्न कर रहे हैं।
मतलब वैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो इनको एक तुरंत पोटेंशियल दिख रहा है कि हाँ ये तुरंत पैसा लाके दे सके, एक लंबे विजन के साथ कि आज के 10 साल 15 20 साल 25 साल के बाद ये पैसा लाके देगा। वैसे बिजनेसेस में कम इन्वेस्टमेंट्स अब ये हो रहे हैं। ऐसा आप एडटेक के साथ देख सकते हो। मैक्सिमम एडटेक कंपनियां पैसे तो उठा ली और आज सारे घाटे में ही हैं, सारे लॉसेज में ही है और कोई भी पैसा नहीं बना पा रहा, फंड बर्न किया जा रहा है। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, आपका पर्सनल व्यू क्या है? इसमें मैं चीज कहूंगा, पहले अपने को समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर पैसा किस में डालता है। इन्वेस्टर पैसा उन अपॉर्चुनिटीज में डालते हैं जो उन्हें लगता है कि बड़ी बनेगी, ठीक है। अब उसका ये हो सकता है कि कई बार वो किसी और कंट्री में बड़ी बनी हो या फिर वो किसी और जगह पे बड़ी बनी हो, कोई इसी कंट्री में किसी और ने ऐसी चीज सिमिलर बड़ी बनाई हो। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अभी इन्वेस्टर्स भी स्पेक्टिकल हैं, जिसके ऊपर उन्हें नहीं पता कि ये बड़ी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन उसमें फंड फ्लो हो रहा है। जैसे जीएसएफ एक एक्सेलरेटर है, उनके फाउंडर ने अभी रिसेंटली डाला था, पोस्ट डाली थी, तो उन्होंने बताया था कुछ इंडस्ट्रीज, मेरे दिमाग में एक दो आ रही है, जैसे नियो बैंक हो गया, ऑडियो सोशल हो गया, जैसे क्लब हाउस वगैरह। तो ये इंडस्ट्रीज उन्हें नहीं पता भी कैसे परफॉर्म करेगी, लेकिन फंड्स रेज कर रही हैं। तो ऐसी चीजें भी होती हैं। और जो भी आपने बात करा कैश बर्न वाली साइड पे, तो ये शिफ्ट मैं थोड़ा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, आई नॉट नो कि एक्चुअल में कितना हो रहा है, या फिर मैं जिन इन्वेस्टर्स के साथ हूँ उन्हीं के साथ ऐसा हो रहा है कि ना B2C से B2B में जा रही हैं चीजें। ओके। क्योंकि B2C में क्या होता है कि इंडियन कस्टमर्स को लाना वैसे ही एक बहुत ज्यादा रहता है, उन्हें ऑफर्स दो, फिर उन्हें ऊपर से और डिस्काउंट दो, फिर उन्हें घर तक लेके जाओ, फिर घर पे भी उन्हें जल्दी लेके जाओ, फिर उसके बाद भी पैक पूरा अच्छे से हो, फिर रिटर्न भी अच्छे से हो। तो इंडियन कस्टमर्स आर बहुत की सारी चीजें दो, सो वहां पे कैश बर्न बहुत ज्यादा होता है और प्रॉफिटेबिलिटी का चांस बहुत कम हो जाता है। एग्जैक्टली, CAC बहुत ज्यादा आ जाता है, मार्जिन आते नहीं। तो एक्सपेंशन तो एक बार VCs का पैसा चला के हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट्स लाने होते हैं तब दिक्कत होती है। अभी जैसे फॉरेन में क्या होता है कि जितने डिलीवरी बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे अपना ये ग्रोफर जैसे हो गए, अब वहां पे तो वो एक महीने का पूरा राशन खरीद के लाते हैं। तो इस वजह से उधर जो डिलीवरी का अमाउंट होता है, अगर वहां पे कोई डिलीवर कर रहा है तो वो ज्यादा होगा, उसमें मार्जिन निकल पाएंगे, डिलीवरी चार्ज लगेगा, सामने वाला भी समझेगा लग रहा है। यहाँ पे बंदे 1 किलो प्याज के लिए डिलीवर कर दिया, अब तुम्हारी 25 रुपए की तो प्याज है, उसमें मैं 25 रुपए डिलीवरी चार्ज लगा दिया तो डबल हो गया, कौन देगा डिलीवरी चार्ज? सही बात है। तो वो चीज हो जाती है। तो यहाँ पे वो वाली चीज ज्यादा होती है। इस वजह से अब जो इन्वेस्टर्स है ना, मैंने ऐसा देखा थोड़ा B2B में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे दिक्कत वहां पे भी है सप्लाई चेन्स के साथ, लेकिन वो ऐसी दिक्कत नहीं है जहां पे पैसा ज्यादा लंबे समय के लिए बर्न होगा, वहां अटकेगा, बर्न नहीं होगा, वो चीज है। तो वहां पे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। थोड़ा सा शिफ्ट मैंने देखा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि B2C बंद हो गया, क्योंकि B2C तो चलेगा, B2C तो हमेशा ही चलेगा, कस्टमर के पास सामान आएगा। और बात रही एडटेक इंडस्ट्री की, तो अपने को ये समझना पड़ेगा जब भी किसी इंडस्ट्री में ना फंड जाना कम होता है तो किस रीजन की वजह से होता है। एक तो होता है कि जियोग्राफिकल रीजंस की, तुम्हारी सपोज की कोई इंडस्ट्री थी, सपोज एडटेक, ये सपोज बिल्कुल ऑनलाइन चली गई 100%, हम लेके नहीं चल रहे, अभी सिर्फ एक एग्जांपल के तौर। अब लोगों की आंखें ज्यादा खराब हो गई, तो अब वो हेल्थ इश्यूज की वजह से बंद होने लग गई एडटेक इंडस्ट्री, अब कोई ले नहीं रहा ऑनलाइन, ठीक है। दूसरा होता है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से कोई लॉज आ गए, कोई रेगुलेशंस आ गए, वो हो गया। या फिर बिहेवियर, कस्टमर के चेंज में बिहेवियर, ऑफलाइन अब जितने थे पहले अब वो ऑनलाइन गए, अब आप देखोगे ऑनलाइन वाले फिर ऑफलाइन आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज आ रही है। तो जो एडटेक में पैसा जाना कम हुआ है, वो हुआ है कुछ ऐसी कंपनीज की वजह से जो बहुत बड़ी तो बनी, लेकिन इतना प्रॉफिट ला नहीं पाई जितना एक्सपेक्टेड था। मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं ला पा रही, लेकिन वो उतना नहीं ला पाई। जैसे अभी एक बायजूल्स का एग्जांपल लेके चले, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा पीछे, ठीक है। अगर आपको एक चीज और बताऊं, बायजूल्स का मेजर प्रॉफिट कोर्सेज से नहीं आता, उसके टैबलेट से आता है, ठीक है। तो वो उसने डिस्कवर कर बात, लेकिन एक्चुअल बात तो ये ना, एडटेक है तो कोर्सेज से आना चाहिए ज्यादा, तो वहां से वो नहीं आ पाया। तो इस वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एडटेक पार्ट है वो थोड़ा सा कम फंड रेज कर रहा है। लेकिन जैसे कुछ मैं एडटेक कंपनीज को देखता हूं, आपने देखा PwC दा यूनिकॉर्न बना, तो वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी कैसे है। अभी जैसे PW तुरंत ऑफलाइन में फैल गया, क्योंकि सबको पता है कि अगर स्केल करना है तो ऑनलाइन से जल्दी ऑडियंस आ जाती है, और ऑफलाइन से प्रॉफिट जल्दी आ जाता है, क्योंकि लोग फिजिकल टच में इंडिया में अभी भी ज्यादा बिलीव करते हैं एज कंपेरिजन टू, और हमेशा करेंगे। तो वो वाली चीज है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि जो सही स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहा है मार्केट में उसके लिए है, और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अब सही स्ट्रैटेजी के साथ उतर रहे हैं, और ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो कि अब ये समझ पा रहे हैं कि यार वो कोई वेव नहीं होती जिससे हम पैसा डालते हैं, वो बंदा होता है जिस पे पैसा डालते हैं। तो एडटेक में भी हम जो वेव थी वो तो ठीक है, वेव आती है जाती है एक समुद्र की लहर, लेकिन जो मछली अंदर है वो तो तैरती रहती है ना। तो सिमिलरली जो फाउंडर है, अब उन पे देखा जा रहा है कि वो कैसी स्ट्रैटेजी ला रहे हैं, कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, कैसे चीजें बना रहे हैं, फिर उनको पैसा मिल रहा है। अभी भी पैसा जा रहा है, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली कम हो गया थोड़ा। क्या बात है।
बिल्कुल सी बात है। और आपने बताया कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक बेटर स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं, तो कम ही लोग सफल भी होते हैं, कहाँ सारे लोग सफल हो पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। एक और कंफ्यूजन है लोगों के मन में कि मतलब लोग जैसे ही सुनते हैं 8,000 करोड़ की कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न बन गई, तो लोगों के दिमाग में सीधे आता है 8,000 करोड़ रुपए, और इसको देख करके बहुत अधिक इंचैंट हो जाते हैं वो। तो ये जो वैल्यूएशन का गेम है, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, इसके बारे में आप बताएं। ये तो कहने की बात होती है कि अभी मैं बात करूं कि 100 यूनिकॉर्न्स इंडिया में हैं तो $100 बिलियन हो गया, ठीक है। अब ये सारा जितना भी पैसा है ये मार्केट में है, अपने को समझना पड़ेगा। अगर वीसी ने पैसा डाला है, मेजरली पैसा बर्न हो रहा होगा या फिर टीम की हायरिंग पे जा रहा होगा, तो जा तो मार्केट में रहा है सारा पैसा। 8,000 करोड़ की तो वैल्यूएशन को ऐसा समझ सकते हो कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर सपोज जैसे अभी स्टॉक चलते हैं, पब्लिक मार्केट की बात करूं तो एक होता है फेस वैल्यू पर शेयर, जो अभी शायद रिलायंस की 10 रुपये है या 1 रुपये, कुछ जनरली ऐसी होती है। और अभी जो उनका मार्केट प्राइस चल रहा है वो 2,000, 2,500, 3,000, तो जो वैल्यूएशन निकाली जा रही है वो 2,000, 2,500, 3,000 से। अब ये तो हो गया कि ओपन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई से कंट्रोल कर रहा है कि भाई लोग इतने पे खरीद रहे हैं तो वैल्यूएशन आ रही है इतने पे। लेकिन वीसीज में ये चीज काफी अनप्रिडिक्टिव होती है कि ये बैठ के वीसीज, कुछ वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स वगैरह, फाउंडर्स बैठ के डिसाइड करते हैं कि कंपनी की वैल्यूएशन होनी कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये वैल्यूएशन सही कहूं तो पूरा एक अजम्पशन गेम होता है, लेकिन वो अजम्पशंस बैक करे जाते हैं रिसर्च के द्वारा। कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने अब एक कंपनी डाली, अब उस कंपनी के लिए आप आए वैल्यूएशंस निकालने के लिए, तो अब जो वो वैल्यूएशन निकाली जाएगी ना, उस वैल्यूएशन के पीछे देखा जाएगा आपने एडटेक में डाली, ठीक है। अब सिमिलरली कोई एडटेक स्पेस में है, उसकी कितनी वैल्यूएशन पहले लगाई गई थी, कितने रेवेन्यू पे लगाई गई थी, आपकी कितनी, आप पे कितने पे लगाई जाएगी। एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि आपके जो आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर रहे हो उसके बेसिस पे निकाली जाएगी। एक हो जाता है, मेथड बहुत सारे हैं, एक डिपेंड स्टेज पे भी करता है कि टीम को कितना परसेंटेज दिया जा रहा है, वैल्यू किस स्टेज में है, तो उसके हिसाब से वैल्यूएशन। लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन एक अजम्पशन होता है और वो बैक करा जाता है रिसर्च के द्वारा। तो वैल्यूएशन को मैं ये कहूँगा कि कभी भी इतना वैल्यूएशन के पीछे मत भागो, वैल्यू क्रिएशन के पीछे भागो। क्या बात, तो वो चीज काफी ज्यादा जरूरी है। वैल्यू क्रिएट करोगे तो वैल्यूएशन आ जाएगी। ट्रू, क्योंकि आप जो बता रहे थे उसमें एक आपने ये भी मेंशन करा कि मान लो कि अगर एक कंपनी है, अगर किसी ने 1% के लिए 1 करोड़ रुपए लगा दिए, तो उसकी वैल्यूएशन तो सीधे सीधे अभी शुरू भी नहीं, आप 100 करोड़ मान लोगे। exactly. तो मतलब है तो आपके पास 1 ही करोड़, लेकिन एक वो क्या कहते हैं, हवा महल आपने बना लिया। आप मुंगेरी लाल के सपने देखने लग गए कि हम 100 करोड़ की कंपनी, एग्जैक्टली, हवाबाजी उसको कह सकते हो, सिंपल सी बात है। तो सही है, मतलब एक बिजनेस का आपको बेस तैयार करना चाहिए, आपको उस पैसे पे फोकस करना चाहिए जो आपका बिजनेस लाके दे रहा है, उस पैसे पे नहीं जो आपके विजिज दे रहे हैं, क्योंकि वो एक तरीके से लायबिलिटी ही है। आप किसी से कर्ज ले रहे हो, आप मान के चलो एक तरीके से, और वो पैसे आप किसी ना किसी फॉर्म में लौटाते ही हो, या तो इक्विटी के फॉर्म में लौटाते हो, या तो फिर आप अगर आप वो क्या कहते हो, रिटर्न के फॉर्म में लौटाते हो, तो ऑब्वियसली वो एक तरीके से आपकी लायबिलिटी है। तो बिजनेस बिल्ड करना चाहिए। अब एक और सवाल, जब बात फंडिंग की हो रही है तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी ज्यादातर देखिएगा कॉलेजेस में आपके एंटरप्रेन्योरशिप्स बन चुके हैं, तो कई सारे एंटरप्रेन्योर्स वहां से निकल के आ रहे हैं, और वो बच्चे चाहते हैं कि वो फंड रेज करें। एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर के लिए आपको क्या लगता है, क्या स्कोप है, वो कितना फंड रेज कर सकते हैं, और इसके लिए क्या प्रोसेस उनको फॉलो करना चाहिए? मेरे को ऐसा लगता है स्टूडेंट, जो फंडिंग की बात आती है तो हम स्टूडेंट या फिर एज एंटरप्रेन्योर या सीनियर सिटीजन एंटरप्रेन्योर नहीं करते, हम एंटरप्रेन्योर पे फोकस करते हैं। तो बंदा एंटरप्रेन्योर होना चाहिए सबसे पहली चीज। अब वो स्टूडेंट है, सीनियर सिटीजन है, एडल्ट है, या फिर कुछ भी है, तो उसे डजंट मैटर। द रीजन इज कि जो वो कर रहा है क्या उसे उसके बारे में पता है, क्लियरिटी है, नहीं पता तो क्या वो एक्वायर कर सकता है, ठीक है, क्या वो चीजें बना रहा है। ऐसा नहीं है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को नहीं मिलती फंड्स, बल्कि जिन 2 स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर से मैं इन टच आया था, दोनों को टर्म शीट मिली थी, ठीक है, और एक अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थे, मतलब, और एक थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज में थे, तो दोनों को टर्म शीट मिली, ठीक है, और वो भी विद इन अ मंथ, तो दोनों को फंड का ऑप्शन मिला। सो वो चीज रहती है, तो फंड मिलता है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को, उसमें दिक्कत नहीं आती। और बात करें एक पाथ की जो उन्हें फॉलो करना चाहिए, तो पाथ ना किसी का भी फॉलो नहीं करना होता, पाथ खुद का बनाना होता है। सही। तो वो बनाने के लिए कुछ बेसिक चीजें, बस ये ध्यान रखें कि अपना जो बनाना है, जो हमने पहले 4 चीजें डिस्कस करी थी वो 4 हो गई। और अपने ना कॉलेज को, मैं जानता हूँ स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर होगा, कॉलेज होगा, स्कूल होगा, उसको मैनेज करना होता है थोड़ा साथ में, तो वहां पे दिक्कत आती है। अटेंडेंस की कई लोग कहेंगे बहुत आती है, वो सब मेरे को भी आई थी, ठीक है। बट पॉइंट इज कि यार अब मेरा ऐसा था ना कि
अब ये मेरा आइडिया है, मैं तो बनाऊंगा ही ना, कोई और हो ना हो, कुछ और कोई कुछ भी करे ना करे। इनफैक्ट मेरे कॉलेज में ग्रेड कम आए, ठीक है, वो सब चीज़ें हुई। फिर कई बारी तो अभी भी जैसे मेरे सारे दोस्तों को डिग्री मिल गई, मेरी डिले हो गई क्योंकि कुछ पेपर्स की दिक्कत आ रही थी। सही बात है। तो वो सब चीज़ें रहती हैं, लेकिन पॉइंट ये है ना कि मैं ये देखता हूँ कि यार तुम्हारे लिए वैल्यू ज़्यादा क्या करता है, फ्रैंकली बताओ। सही बात। जब तुम अपनी वो वैल्यू चूज कर लोगे तब वो चीज़ बना दोगे। और स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स को शुरुआत में इंक्यूबेशंस को जाना प्रेफर करना चाहिए, एक्सेलरेटर को कनेक्ट करो, सीखने के लिए हमेशा ओपन रहो। मैं खुद सीखने के लिए लोगों को रीच आउट करता रहता हूँ, पागलों की तरह, इनफैक्ट बहुत पागलों की तरह लोगों को रीच आउट करता हूँ सीखने के लिए कि और सिखाओ और सिखाओ और सिखाओ। तो सीखो चीज़ें, सिर्फ लर्निंग आपकी प्राइमरी प्रायोरिटी होनी। एग्जैक्टली। इस एज में तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को 1000 करोड़ कमाना है या फिर ये करना है। अभी तुमको 1000 करोड़ की लर्निंग्स कमानी है। सही बात है। तो वो पैसा तो बन ही जाता है, पैसा तुम किसी भी एज में बना लोगे। लर्निंग की जो कैपेसिटी होती है मेरे ख्याल से वो एज के साथ थोड़ी डिक्रीज होती चली जाती है। तो उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करो, लर्न करो चीजें, सीखो चीजें और साथ साथ बनाते रहो, सीखते जाओ बनाते जाओ, वैसी चीज पे ध्यान दो। That's amazing. Truly amazing, truly love talking to you. ये तो आपके साथ जो बातचीत चल रही है ये एकमात्र एपिसोड नहीं होने वाला है, इनके साथ बहुत सारी बातें होने वाली है। आगे के एपिसोड में इनके साथ और भी बातें करेंगे, आपके सवालों के जवाब भी देंगे और आप बहुत कुछ सीखेंगे हिमांशु से, क्योंकि हिमांशु ने एक नहीं कई सारे स्टार्टअप्स को फंड दिलवाया है, कई सारे स्टार्टअप को मतलब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाया है। तो ऑब्वियसली इनकी जो मेंटरिंग होगी, इनकी जो लर्निंग्स होगी, जब आप तक पहुंचेंगी तो आप भी अपने आप को बेहतर बना पाएंगे, अपने स्टार्टअप को सफल बना पाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग इन द शो एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग आवर व्यूअर्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इस एपिसोड को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड से, अपने कॉलेज के हर उस दोस्त से जो जिंदगी में स्टार्टअप करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।